लाइबिलिटी ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स इन सर्टेन केसेस। देखो कि सर पार्टनर के द्वारा किए गए कामों के लिए क्या पूरी फर्म रेस्पॉन्सिबल होती है या, और अच्छा फर्म किसको बोलते हैं अपन, कि सर फर्म अपन बोलते हैं पूरे पार्टनर्स को कलेक्टिवली। फर्म किसको बोला जाता है, पार्टनर ए बी सी एंड डी, सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है। सारे पार्टनर्स को ही तो कलेक्टिवली फर्म बोलते हैं। कंपनी में क्या होता है कि सर जब इन दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली तो कंपनी अलग और मेंबर्स अलग। लेकिन पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है उन्होंने मिलकर पार्टनरशिप बनाई। पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी लाइक अ कंपनी। तो पार्टनर्स को ही तो कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है। तो आइए अपने को क्या पढ़ना है, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इन सर्टेन केसेस। ठीक है, कुछ में पार्टनर्स की बात भी आएगी कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स भी साथ साथ कुछ हद तक इसमें आएगा। आइए शुरू करते हैं। करण फारिया पढ़ भाई। Contractual liability. Every partner is liable jointly with other partners and also severally joint and several liability for the acts of the firm done while he is a partner. स्टॉप, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, जिसको कहते हैं ना ये एज इट इज ही छपनी चाहिए। इसका मतलब भी है क्या, every partner is jointly liable with other partners and also severally liable for the acts of the firm done while he is a partner, for the acts of the firm done while he is a partner। कहने का मतलब क्या होता है यार, कि हर पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो कैसी है, कि सर वो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का मतलब समझो, हर जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, तब तक हर पार्टनर की वो जो है लाइबिलिटी वो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है। यानी कि जॉइंट लाइबिलिटी भी है और इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी है। कैसे, कि सर ऐसे आओ समझो। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म में चार पार्टनर्स हैं, जिनको मिस्टर एक्स को इस पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख रुपया चुकाना है। तो सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है कि कौन से पार्टनर की कितनी लाइबिलिटी होगी। तो सर पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी, कि सर जॉइंट भी होगी, यानी कि हर पार्टनर 25,000 रुपए चुकाने के लिए लायबल होगा। जॉइंट लाइबिलिटी तो है ही है, ठीक है, सबको मिलके ये चुकाना है। और एंड सेवरल लाइबिलिटी भी है, इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी है। सर अकेला पार्टनर को भी 1 लाख रुपए तक चुकाने के लिए लायबल बनाया जा सकता है। जॉइंट लाइबिलिटी भी होती है और सेवरल यानी कि इंडिविजुअल लाइबिलिटी होती है। सर 1 लाख अकेला एक पार्टनर से क्यों लेंगे सर, इसलिए ले सकते हैं क्योंकि मैंने जब आपको पार्टनरशिप पढ़ाना चालू किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि सर पार्टनर पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, कि सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी एक पार्टनर को जितनी इस पार्टनरशिप फर्म की टोटल देनदारी है वो सारी एक को भी चुकाने को बोला जा सकता है। सो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, कि सर जॉइंट अलोंग विद अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरल लाइबिलिटी, इंडिविजुअल लाइबिलिटी पूरे देनदारियों के लिए, क्योंकि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो सर पूरा 1 लाख रुपए इससे चुकवा दिया, तो सर क्या, कि सर ये बाकियों से कंट्रीब्यूशन वसूल लेगा। बाकी के 3 से 25-25 हजार रुपए का कंट्रीब्यूशन वसूल लेगा। ये तो समझ में आता है ना, यस सर। या फिर कुछ ऐसा हो गया कि सर पार्टनरशिप फर्म में चार पार्टनर्स थे, चारों को मिलके 1 लाख रुपया चुकाना था। किसको, कि सर मिस्टर एक्स को चुकाना था। मिस्टर एक्स को चुकाना था, तो व्हाट हैपेंड, कि सर पूरा का पूरा 1 लाख। सर ये दो जने जो है ना, बी और डी, ये कौन हो, ये कैसे हो गए, कि सर ये हो गए अपने इंसॉल्वेंट हो गए। इनकी प्रॉपर्टी में से कुछ 1 रुपया भी नहीं मिला, इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट हो गए तो अब सारा पैसा किसको मिलके चुकाना है सर, इसको और इसको। तो दोनों 50-50 हजार रुपए चुका लेंगे। ठीक है, ऐसा भी होगा। बात समझ में आ रही है ये कैसे काम करेगा, कि सर ऐसे काम करेगा जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। यदि 3 जने इंसॉल्वेंट हो गए और एक अकेला सॉल्वेंट बचा है तो पूरा 1 लाख रुपया यही चुकाएगा। तो भैया सर ये तो बहुत नाइंसाफी है। एक डायलॉग आता है ना, ये तो बहुत नाइंसाफी है। सर है तो सही, पर ये आपको सोचना था कि आपको इस पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर घुसना था या नहीं था। पार्टनरशिप एक्ट तो बहुत क्लियर है
कि भैया पार्टनर्स की लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है, जॉइंट एंड इंडिविजुअल लाइबिलिटी होती है। अकेले को भी रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है और जॉइंटली भी होते हैं। मेन जॉइंट है, जॉइंटली नहीं तो इंडिविजुअली भी पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल है। ये कीवर्ड है, एग्जामिनर ये देखना चाहेगा तुम्हारे आंसर्स में। ठीक है, सो वापस पढ़ते हैं। एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स, यस सर, एंड ऑल्सो सेवरली यानी कि इंडिविजुअली, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनर्स आर हैविंग जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। क्या किस चीज के लिए, अब नेक्स्ट लाइन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है समझना, फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर, फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर का मतलब होता है, आओ समझते हैं। सर ये एक पार्टनर है, ये इसमें 1/1/2023 को घुसा और 1/1/2025 को निकल गया, ये 2 साल के लिए यहाँ पार्टनर रहा। इन 2 सालों में इस फर्म में जो भी काम हुआ उसके लिए इस पार्टनर की जॉइंट एंड सेवरल इंडिविजुअल लायबिलिटी रहेगी। ये घुसा उससे पहले के लिए ये लायबल, पहले किए गए कामों के लिए ये लायबल नहीं है, जब तक कि ये घुसने के लिए खुद ही नहीं मान ले कि अरे यार मुझे ले लो इस पार्टनरशिप फर्म में, मैं तो पहले जो कांड मैंने नहीं किए हैं उनके लिए भी मैं लायबल रहने होने के लिए तैयार हूं। जब तक कि ये खुद ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा नहीं बोल दे, तब तक क्या है कि सर इसके घुसने से पहले के कामों के लिए इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसके घुस इसने इसके निकलने के बाद के कामों के लिए इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यदि ये प्रॉपर तरीके से निकला है, प्रॉपर पब्लिक नोटिस दिए गए हैं वगैरह वगैरह, जिस तरीके से एक पार्टनर को निकलना चाहिए उस तरीके से निकला है, तो बाद के कामों के लिए भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। पहले के कामों के लिए भी नहीं होगी, पहले के कामों के लिए तब होगी जब वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में घुसते हुए ये इस बात पे भी एग्री कर लेता है कि है ना, अच्छा मैं तो पहले के कामों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता हूँ। मूर्खानंदी वाली बात होगी ये, ठीक है, यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो। बट तो अब जब तक वो फर्म के अंदर है तब तक के कामों के लिए उसकी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी रहती है। ये मत समझना कि एक बार वो पार्टनरशिप फर्म से निकल गया 1/1/2025 को, मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये मत समझना कि वो 1/1/2025 को निकल गया तो अब उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। सर इस दौरान किए गए कामों के लिए यदि निकलने के बाद में भी कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, उसके लिए इसको बाद में भी पकड़ा जा सकता है यदि वो इस टेन्योर के काम के लिए लाइबिलिटी आई है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये पहले समझा चुका हूं मैं आपको, ये पहले समझा चुका हूं मैं आपको कहीं ना कहीं। नीव, नमित, मुकुंद, मीत, नेतन, महक, पूंजी, रोहन, यश, वीडियो तो ऑन कर लो रे सब जने। मुकुंद, चेहरा उतरा हुआ क्यों है तेरा? अरे नहीं नहीं सर। सब ठीक है या केला चिप्स नहीं मिली? अरे यार केला चिप्स ठीक है बोलते ही सर। इसकी 360 डिग्री स्माइल, 180 डिग्री स्माइल आ जाती है इसकी। चलो आ जाओ। तो भैया ये बात समझ में आ गई, तो इस लाइन की गहराई बहुत ज्यादा है। एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली, यानी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है हर पार्टनर की, फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट बना के ही तो ऐसी लाइबिलिटी लेना स्वीकार किया है, खुद को लायबल बनाना स्वीकार किया है। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। अब सर है ना, एक बात और ध्यान रखना कि सर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर इन दिस फर्म में जो काम किए हैं उनके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होगा जब ये अंदर बैठा है, और जो काम करने चाहिए थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिए करने, ओमिट कर दिए करने, उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होगा। करने चाहिए थे और नहीं किए तो उसके लिए भी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो एक्ट्स ऑफ द फर्म में एक्ट्स भी आते हैं और ओमिशंस भी आते हैं, जो करने थे, करने चाहिए थे और जो छोड़ दिए वो दोनों कवर होते हैं। ठीक है भैया, आओ आगे बढ़ो यहां से। The expression act of firm connotes any act or omission by all the partners or by any partner or agent of the firm, सर कोई काम करना चाहिए था उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा, और करना चाहिए था और नहीं किया गया उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ भाई। which gives rise to a right enforceable by or against the firm. जिससे फर्म के खिलाफ कोई राइट अराइज हो जाता है उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। आगे बढ़ भाई।
Again, in order to bring a case under Section 25, it is necessary that the act of the firm in respect of which liability is brought to be enforced against a party must have been done while he was a partner. ये देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, वो जब पार्टनर था तभी वो काम किए गए हैं, तो ही उसके लिए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दस वेयर सर्टेन पर्सन्स वर फाउंड टू हैव बीन पार्टनर्स इन अ फर्म व्हेन द एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क बाय द फर्म टुक प्लेस, इट वाज हेल्ड it was held that they were liable for damages arising out of the alleged infringement, it being immaterial that the damages arose after the dissolution of the firm। क्या बात बोली है, देखो ये जो मैंने आपको भी समझाया था ना कि सर 1/1/2024 से 1/1/2025 तक ये पार्टनर अंदर है, ठीक है सर। तो सर इस दौरान किए गए कामों के लिए ये हमेशा, यदि कोई लाइबिलिटी आती है तो ये हमेशा रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान ये फर्म में था। जो भी इस दौरान इस फर्म में थे उन सारे पार्टनर्स को जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होगी। कैसे? मान लो 1/1/2024 से 1/1/2025 के बीच में ये पार्टनरशिप फर्म क्या करती थी कि सर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करने का काम करती थी। अब मोबाइल केवल हार्डवेयर थोड़ी होता है, इट इज ऑल्सो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। नो, सॉफ्टवेयर भी तो उसमें इंस्टॉल होते हैं, एप्स इंस्टॉल होते हैं जिनसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनसे वो चलता है, एंड्रॉइड हुआ, आईफोन का हुआ, उनसे वो, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने, मान लो ये लावा वाला मोबाइल मैन्युफैक्चर करते थे, लावा कंपनी आती है ना, मान लो ये पार्टनरशिप फर्म वो लावा वाले बनाती थी। अब क्या हुआ कि सर बाद में सैमसंग नाम की एक कंपनी को पता पड़ा कि सर इन्होंने, जो लावा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोबाइल बनाती है, इन्होंने 1/1/2024 से 1/1/2025 के बीच में ऐसे फोन्स निकाले जिसमें उन्होंने मेरी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को काम ले लिया, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को काम ले लिया। तो उसने लावा पार्टनरशिप पे केस कर दिया कि भाई तुमने मेरी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी काम लिए, यू हैव ब्रीच्ड माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। और वो केस इस फर्म के अगेंस्ट चला गया, यानी कि ये प्रूव हो गया कि हाँ इसने गलत तरीके से सैमसंग कंपनी की टेक्नोलॉजी को बिना उनकी परमिशन के यूज कर लिया। सर ये कौन से मोबाइल्स के लिए अप्लाई हो रहा था कि सर इस दौरान जो मोबाइल्स मैन्युफैक्चर किए गए, तो उस दौरान फर्म में जो जो भी पार्टनर था वो इन सबके लिए वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। यस सर। सर तब भी बनाया जा सकता है सन 2026 में ये पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो गई, ठीक है सर। और 2027 में सैमसंग को ये पता पड़ा कि इन्होंने इस दौरान 24 से 25 के दौरान मेरी टेक्नोलॉजी को मेरे से बिना पूछे काम ले लिया, यानी कि अब फर्म डिसॉल्व हो गई, लेकिन केस उस काम उस टेन्योर के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है जब ये बंदा पार्टनर था यहां पर, तो भी उसको रेस्पॉन्सिबल डिसॉल्व होने के बाद में भी, या फिर ये रिटायर हो गया तो रिटायर होने के बाद में भी इसको रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है उस टेन्योर के कामों के लिए जिस दौरान वो अंदर था। बात समझ में आ गई? उस दौरान की लाइबिलिटी यदि बाद में भी अराइज हो जाती है, उसके निकलने के बाद में या पूरी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होने के बाद में भी कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है जब वो अंदर था, तो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। आई होप दैट इज क्लियर नाउ, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। किसी को डाउट नहीं हो तो मैं सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। आज क्या बात है, सब जने ना अपना अपना वीडियो ऑफ करके बैठ गए, खाना चेप रहे हो क्या? नमित, मैं मीत, खाना वाना बाद में खा लेना, ठीक है। चलो आ जाओ सेकंड पॉइंट, लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलता है। लाइबिलिटी, क्या पूरी फर्म को अपन पढ़ क्या रहे हैं, लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म इन सर्टेन केसेस, पूरी फर्म की लाइबिलिटी। क्या किसी एक पार्टनर ने कोई गलत काम कर दिया है तो उस पार्टनर के गलत काम के लिए मिस्टर एक्स पूरी फर्म को लायबल बना सकते हैं क्या, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। सर कुछ इफ्स एंड बट्स के साथ में अपन बना सकते हैं, पढ़ते हैं इसको, पढ़ भाई। The firm is liable for the wrongful acts or omissions of a partner subject to the following conditions. हम्म, फर्म को When the wrongful act फर्म को लायबल बनाया जा सकता है, ये एक पार्टनर ने मिस्टर एक्स के साथ में कोई गलत काम कर दिया, क्या मिस्टर एक्स उसके लिए पूरी फर्म को लायबल बना सकते हैं? यस सर, बना सकते हैं, सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग कंडीशंस, कि सर ये कंडीशन मीट विद होनी चाहिए तो बना सकते हैं। फर्स्ट, पढ़।
when the wrongful acts are done while acting in the ordinary course of business of the firm or with the authority of his co-partner. सर जब इसने इनके साथ में जो बदमाशी की है वो जब फर्म के डे टू डे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करते हुए यदि इनके साथ में बदमाशी करी है तो ही उसके लिए पूरी फर्म को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। यानी कि ये पार्टनर ने क्या किया, ये पार्टनर ने एक्चुअल में मान लो कोई काम धंधा करने के हिसाब से इनके साथ डील करने गया, फर्म के बिहाफ पे, पार्टनरशिप के बिहाफ पे गया, फर्म के जैसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में धंधा हो रहा होता है वैसे ही इन्होंने किया और इसके साथ में कोई धोखा करके आ गए, तो क्या उसके लिए ये पूरी फर्म को रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं? हाँ सर, ये काम यदि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है तो उसके लिए बना सकते हैं। सर क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज पार्टनर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स एंड द कंप्लीट पार्टनरशिप फर्म। तो सर इसने जो काम किया है इसके लिए ये सबको रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं क्योंकि उनके एजेंट की तरह ही काम कर रहा है। कारण ये है, सो व्हेन द रॉन्गफुल एक्ट्स आर डन व्हाइल एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म और या फिर विद द अथॉरिटी ऑफ हिज को पार्टनर्स या फिर इन सब की अथॉरिटी के साथ में इसने मिस्टर एक्स के साथ में काम किए तो भी बना सकते हैं यदि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो। बात समझ में आई? यस सर। चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या आगे बढ़ गई? हाँ Such सेकंड acts पॉइंट। cause such acts cause loss or injury to any other party or any penalty is incurred. सर देखो, मान लो इन्होंने कोई इनके साथ में गड़बड़ झाला किया लेकिन उसके कारण मिस्टर एक्स को कोई लॉस या कोई डैमेज हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये काय को इन सबको रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे? सर इसने जो गड़बड़ झाला किया इनके साथ में, इसने जो इनके साथ में गड़बड़ झाला किया उससे मिस्टर एक्स को कोई लॉस या डैमेज होना चाहिए तो ही वो पूरी फर्म को रेस्पॉन्सिबल बना पाएंगे। बात समझ में आ गई? इसने बदमाशी करने की कोशिश की लेकिन उस बदमाशी से मिस्टर एक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ तो कोई केस करने का या पूरी फर्म को रेस्पॉन्सिबल बनाने का, लाइबल लाइबल बनाने का केस ही नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। A firm will be liable for wrongful acts of the partners to the same extent as the partner. हम्म। The term wrongful acts include acts of to fraud, negligence, misappropriation of money. सर कि पूरी फर्म कितने हद तक लायबल होगी? कि सर अकेला ये जितने हद तक लायबल होगा उसी हद तक पूरी फर्म भी लायबल होगी। कोई 1 लाख रुपए का फ्रॉड इनके साथ में ये एक पार्टनर ने कर दिया तो पूरी फर्म 1 लाख रुपए के लिए जिम्मेदार बनाई जा सकती है। ये तो हो गई पहली बात। ठीक है, क्या अ फर्म विल बी लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। रॉन्गफुल एक्ट्स और ओमिशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? कोई फ्रॉड कर दिया इस पार्टनर ने इनके साथ में कोई फ्रॉड कर दिया या इसने कोई नेग्लिजेंस कर दी, माल को प्रॉपर तरीके से एक वाटरप्रूफ चीज में लपेट के भेजना चाहिए था, कहा नेग्लिजेंटली यार भेज देना यार क्या फर्क पड़ता है, रास्ते में जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ, बारिश आई, माल पूरा इस नेग्लिजेंस के कारण ऊपर ऊपर का माल खराब हो गया। तो मान लो पूरा माल 10 लाख रुपए का था, ऊपर ऊपर का माल 2 लाख रुपए का खराब हो गया तो 2 लाख रुपए के उसने बोला पानी में भीगा हुआ है, ये आपको वापस लेना पड़ेगा, आपने नेग्लिजेंस करी है, प्रॉपर पैकिंग करके नहीं भेजी है। तो सर जितनी इसकी बेवकूफी ना उतने के लिए पूरी फर्म को लायबल बनाया जा सकता है। तो सर फ्रॉड जो इसने मिस्टर एक्स के साथ किया है या नेग्लिजेंस के कारण मिस्टर एक्स को जो नुकसान हुआ है किसी पार्टनर की नेग्लिजेंस के कारण, या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि सर मान लो मिस्टर एक्स ने इसको कोई पैसा दिया था, एडवांस पेमेंट दिया कोई बिजनेस डील के तहत, मान लो 5 लाख रुपए, उसने इस पैसे को कहीं या पार्टनरशिप में प्रॉपर जगह पे अकाउंट्स में डिपॉजिट कराने की बजाय इधर उधर उड़ा दिया 4 लाख रुपए, तो सर मिस्टर एक्स इसको और इसके बिहाफ पे पूरी फर्म को 4 लाख रुपए तक के लिए लायबल बना सकते हैं। इसने पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया है। बात समझ में आ गई? तो ये कोई भी काम जो है ये सारे एक्ट्स के लिए, रॉन्गफुल एक्ट्स का मतलब फ्रॉड हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी हो गया, ऐसी कोई भी बात हो गई जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में की गई है या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट से की गई है, सबको रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म में, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी। सर मिस अप्रोप्रिएशन एंड मिस एप्लीकेशन ये पूरा पॉइंट बन के आ गया है, और पढ़ते हैं और फिर समझते हैं।
The firm is liable to make good the loss caused to a third party due to misapplication of his money or property by a partner in the following cases. पूरी फर्म लायबल होगी यदि कि उसके किसी पार्टनर ने कोई पैसा दिया था, थर्ड पार्टी ने पार्टनर को कोई पैसा दिया, उसने वो गलत तरीके से मिस अप्लाई कर दिया, मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। ठीक है, दो तरीके से समझना, कैसे कैसे मैं आपको पहले समझाता हूं फिर अपन पढ़ते हैं। मान लो मिस्टर एक्स ने इस पार्टनर नंबर बी को पैसे दिए थे कुछ डील के लिए पार्टनरशिप फर्म के साथ में, वो इसने रिसीव करके मिस अप्लाई कर दिया। एक तो ये तरीका होता है मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी का। दूसरा होता है मिस्टर एक्स ने यहाँ फर्म के खाते में या फर्म में पेमेंट कराया, डायरेक्टली मिस्टर बी के हाथ में नहीं दिया, लेकिन मिस्टर बी के पास में उन खातों का या उस पैसे के गल्ले का एक्सेस था, तो उधर से निकाल के उसने मिस अप्लाई कर दिया। कैसे भी कर दिया, एंड रिजल्ट तो यही है ना कि उसने मिस अप्लाई कर दिया, चाहे डायरेक्टली मिला हुआ पैसा, चाहे फर्म में आए हुए पैसे को मिस अप्लाई कर दिया, किसी भी तरीके से मिस अप्लाई कर दिया, तो सर उसके लिए पूरी फर्म लायबल होगी। सो द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस कॉस्ट टू अ थर्ड पार्टी ड्यू टू मिस एप्लीकेशन ऑफ हिज मनी और प्रॉपर्टी बाय अ पार्टनर इन द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट नंबर वन, वेयर अ पार्टनर acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it। जहां पर मिस्टर एक्स से डायरेक्टली इस पार्टनर को पैसा मिल रहा है और उसने उसको मिसअप्लाई कर दिया। सेकंड, वेयर अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव्स मनी, यहां पर फर्म में पैसा आया है, ठीक है, एंड द मनी और प्रॉपर्टी इज मिसअप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स व्हाइल इट इज इन कस्टडी ऑफ द फर्म। वो फर्म की कस्टडी में पैसा था, तब उसके किसी पार्टनर ने वहां से उसको मिसअप्लाई कर दिया। दोनों ही केसेस में पूरी फर्म लायबल होगी फॉर द मिसएप्लीकेशन ऑफ द मनी, चाहे डायरेक्टली किसी पार्टनर को मिला था उसने मिसअप्लाई कर दिया, या फिर फर्म में आया था, फर्म में आए हुए पैसे को किसी पार्टनर ने मिसअप्लाई कर दिया, पूरी फर्म लायबल होगी। तो क्या आपको ये कुछ तीन चार इंस्टेंसेस समझ में आए जहां पर पूरी फर्म लायबल होगी? पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है कि सर जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है, ठीक है, पूरी फर्म लायबल होती है, ठीक है। किसी पार्टनर ने कुछ गलत काम किया है तो क्या उसके लिए फर्म रेस्पॉन्सिबल होगी? यस सर होगी, ये इफ्स एंड बट्स के साथ में। सर पार्टनर ने कोई पैसा मिस अप्लाई कर दिया, क्या उसके लिए फर्म रेस्पॉन्सिबल होगी? हाँ सर होगी। किस एक्सटेंट तक होगी सर? किन दो तरीके से होगी कि सर या तो पार्टनर ने डायरेक्टली या फर्म में आया हुआ पैसा, दोनों में से कोई भी मिस अप्लाई हो गया, पूरी फर्म लायबल होगी। समझ में आ गया? क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेंगे तो आप लोग अटेंड कर लोगे ऐसा मैं समझता हूँ। नमित, पूंजी, मीत, समझ आ गया भाई? नीव, मुरार का, महक, रोहन, यश, नेतन, बोलो रे, अरे बोलो ना। यस सर। हाँ हाँ। ठीक है, पूंजी मैडम, ये क्या स्टाइल है पढ़ने का? कैसे बैठ के पढ़ रहे हैं आप? सीधे बैठ के पढ़ो, समझ में आना चाहिए। एकदम यू लेट के या आधे लेट के ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मैं भी बचपन में पलंग पे लेट के किताब उल्टी रख के सब पढ़ने की आदत थी, पर वैसे नहीं करना है अपने को, ठीक है। कम से कम मेरी क्लास को अवॉइड करो। बाकी तुमको तुम्हारी प्रिया मिस वहां पर अलाउ करती है क्या कि बेंचों पे लेट के पढ़ लो? ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। चलो, अरे मुकुंद खाना मिल जाएगा थोड़ी देर में, मुंह मत छोटा कर यार। चलो नेक्स्ट, राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर शेयर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जब बोलता हूँ ना इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुमने कोई नोट्स यदि बनाए हुए हैं तो उसमें लिखो, और जब अपने मुझे लिख के भेजो। आजकल लोगों ने लिख के भेजना कम कर दिया है, जब आप मुझे लिख के भेजें तो वहां पर आपके पीछे या आगे इंडेक्स के लिए दो चार पेज छोड़ दो। जैसे कल मैंने आपको बताया था, क्या सर, कई बच्चों ने केस लॉज ही नहीं लिखे कंपनीज एक्ट के टेस्ट में। कंपनीज एक्ट के टेस्ट में केस लॉज लिखना तो उनके दिमाग में ही नहीं आया, ठीक है। तो अपनी ड्यूटी क्या बनती है, कुछ पेजेस केस लॉ के लिए छोड़ दें, केस लॉ की इंडेक्स बन जाएगी। ये पहला केस लॉ, केस का नाम ये बोलता ही है, ये दूसरा केस लॉ, केस का लॉ ये बोलता ही है, चैप्टर नंबर 1 से रिलेट करता है, चैप्टर नंबर 2 से रिलेट करता है, वो भी लिख देना। कंपनीज में तो एक ही चैप्टर है, पार्टनरशिप में दो अलग अलग चैप्टर है ना, तो वो भी लिख सकते हो आप। ऐसा एक समरी पॉइंट बना लो। दूसरा, आप क्या क्या लिख सकते हो कि सर रतीश सर ने ये बताया है कि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
कि सर ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये बन सकता है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों नहीं लिख सकते हो? उसके आगे अपने नोट्स का पेज नंबर लिख देना, ठीक है, सीधा समझ में आएगा। ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम कितनी विजिलेंटली मेरे से लेते हो। लास्ट बैच में 45% रिजल्ट रहा, उससे पहले वाले बैच में 100% रिजल्ट रहा। कारण क्या है समझ रहे हो? कुछ कारण तो इंस्टीट्यूट रहा है और कुछ कारण बच्चों का बिहेवियर रहा है। बात समझ में आई तुम लोगों को? सारी फैक्टर्स मिक्स होके काम करते हैं, ठीक है। तीसरा कारण ये रहा कि 45 तो लेके आ गए, नेशनल लेवल पे ये 20%, ये नहीं सॉरी, नेशनल लेवल पे ये 15% था, अपना 45 क्यों आया? क्योंकि कोशिश किया कि भैया खींचो अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है। चलो आ जाओ, उससे पहले वाले बैच में 78% रिजल्ट था, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। देखो हम लोग तो वही देते हैं जो हर बार दे रहे हैं, कुछ उसमें इम्प्रोवाइज करके ही देने की कोशिश करते हैं। आप लोग हमसे कितना निकालते हो इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो अब आ जाओ, एक बार सेम लिंक पे ये वापस ज्वाइन कर लो, तो इस टॉपिक को खत्म करवाता हूँ। सेम लिंक पे रिज्वाइन करो भाई, आ जाओ।